हेलो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके एग्जाम में दो एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आते हैं। एक पोएम से आते हैं और एक प्रोज से आते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो पेपर है ये आईटीआई के एग्जाम में पूछेंगे। सेम इसी पेपर, इसी के जैसा पेपर आप लोगों के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो जैसा देखा गया कि एक जो है पोयम से और एक प्रोज से चार ऑप्शन मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आप लोगों को 8 मार्क्स का होने जा रहा है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का होने जा रहा। अगर आप लोग सही तरीके अगर सीख जाते हैं कि किस तरह से हमें लिखना है, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, तो बिल्कुल आपके 8 के 8 नंबर आएंगे। थोड़ा वीडियो में आप लोग 10 मिनट समय दीजिए कि 10 मिनट तक बने रहिए, आपको 8 में 8 मार्क्स आएंगे। तो ध्यान से देखिए कि जिस तरह से अभी हम लोगों ने आईटीआई के पेपर को भी देखे कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, उसी के अनुसार हम लोगों ने ये चार्ट तैयार किए हैं कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन को, एक्सप्लेनेशन तरह के क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन का एक ही फॉर्मेट है। ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन पोएम हो या प्रोज हो, सबके एक ही फंडे हैं, एक ही तरीके से बनाए जाते हैं, कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो तरीका हमने बोल दिए हैं उसी तरीका को आप लोग अप्लाई करिए और आप लोग 8 में यानी 8 में 8 मार्क्स अचीव करिए। तो ध्यान रखिए। चलिए हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम रख करके ये बतलाना चाह रहे हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को बनाना किस तरह से। देखिए, मैटर करता है कि आपका जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल पे भी बहुत मायने रहता है नंबर। मार्क्स का जो है, खास करके लैंग्वेज पेपर है, राइटिंग स्किल तो ये काम ही होता है, लेकिन उसको सही तरीके से लिखना है। कहां पर कैपिटल लेटर, कहां पर स्मॉल लेटर। कुछ देखिए, कुछ वीडियोज, कुछ टीचर जो है कुछ इस तरह की बातें करते हैं, कुछ बच्चे जो है इस तरह की गलतियां कि कहां शुरुआत करना। जैसे देखिए, अभी आप लोग के सामने क्वेश्चन है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। क्वेश्चन है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कि वेस्ट कंट्री की यह लेडी थी, कौन याद। ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, क्रम्बल का मतलब होता मर जाना, कि जब मैं मर जाऊंगा हु विल रिमेंबर, कौन याद करेंगे द लेडी ऑफ दिस वेस्ट कंट्री। की ये लेडी जो है वो वेस्ट कंट्री की है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरह से बनाने, पोएम और प्रोज। हमने अभी पोएम का एक एग्जांपल, ये पोएम का लिया गया, हमने प्रोज का भी एग्जांपल को अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लिखने का तरीका सेम होगा भाई, लिखने के तरीका में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। इसलिए ध्यान से देखिए, जैसे यह लाइन जो है लिया गया है कहां से, एन एपिटाफ से। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा कि ये लाइन कहां से लिया गया है, एन एपिटाफ से लिया गया है। तो ठीक है, बहुत सुंदर की बात है। तो अब देखिए, यहां पर देखिए पहला लाइन जो शुरुआत करना है, यहां पर है दीज। क्या है? दीज। अब देखिए दीज है तो यहां पर क्या लिखना है? लाइन्स। ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे यहां क्या कर देते हैं, देखिए टी का, ये दीज का टी जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। दीज लाइंस हैव बीन, अब लाइंस है तो हमने क्या लिखे है, लेकिन जब ध्यान रखिए कभी कभी क्वेश्चन वन लाइन के भी आ जाते हैं, तब वहां पर क्या लिखना है? दिस लाइन। वहां पर दीज लाइन नहीं लिखना, वहां पर क्या लिखना है? दिस लाइन। ध्यान रखिएगा, वहां पर दीज लाइन के बदले क्या लिखना है? दिस लाइन। अब देखिए, जैसे यहां दीज लाइंस हमने लिखे तो क्या लिखे? हैव। अगर हम दिस लाइन लिखते हैं तब क्या लिख देंगे? हैज लिख देंगे। ये बात समझ में आए कि नहीं आए? कैसे शुरुआत करना? हम बोल रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को, एक्सप्लेनेशन को करो, शुरुआत तो भाई इसी से करना होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। दूसरा कहीं भी किसी भी चीज में आप देखोगे कहीं दूसरा तरीका नहीं है, तो एक ही तरीका है और वो तरीका है क्या करने का? दीज लाइन्स, मतलब यह लाइन। इसमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए यही कर दीज लाइन्स। तो दीज लाइन, अगर दिस लाइन लिखेंगे तो हैज लिखेंगे। अगर एक लाइन होगा, एक से अधिक लाइन है, इसलिए हमें क्या लिखे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। बिल्कुल आपको बोल रहे हैं कि आप जैसे यहाँ पे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, यहाँ पोएम से लिखा गया तो हमने क्या लिख दिए कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। क्या लिख दिए? द पोएम। लेकिन वही अगर कोई ऐसे से लिया रहता, कोई कहानी से लिया रहता, कोई नाटक से लिया रहता, तो वहां पर क्या लिखते? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी या द प्रोज। तो यहां पर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यहां पर हमने क्या लिखे? पोएम लिखे। क्या लिखे? पोएम लिखे। अब कौन पोएम से लिखा गया? देखिए, बिल्कुल हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा एग्जाम में एक मतलब नेचुरली लिखिए,
नेचुरली लिखिए, ऐसा नहीं लगे कि वो गेस्ट पेपर से छाप दिया, आप अपने मन से लिख रहे हैं तो भी लग रहा है कि गेस्ट पेपर से छाप रहे हैं। तो ये नेचुरली कैसे आएगा हम सीखिए। जैसे देखिए आप ये क्या लिखे, एन एपिटाफ, ये इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हुआ कि एन एपिटाफ, यानी ये जो लाइन लिया गया है ये कहां से लिया गया है, एन एपिटाफ से। तो एन एपिटाफ से लिया गया है तो आप जैसे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से आप दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से भी आप दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको ये लाइन को लिखना है, ये लाइन लिखना, बस आपको क्या होगा, दूसरा कविता का होगा तो सिर्फ कविता का नाम चेंज हो जाएगा। क्या होगा, यही ना होगा भाई, कविता का नाम चेंज हो जाएगा और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए व्हिच इज, देखिए ये लाइन को, तो ये लाइन भी ठीक से लिखना है, वही लिखना है, व्हिच इज रिटन बाय, और वो लिखा गया व्हिच इज रिटन बाय वाल्टर डिला मेयर। जो किनके द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया। व्हिच इज रिटन बाय वाल्टर डिला मेयर, जो किनके द्वारा लिखा गया, वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया। अब कह रहा था पोएट इज वेल नोन, यह कवि, द पोएट मतलब यह कवि, इज वेल नोन जाने जाते हैं एज चिल्ड्रंस पोएट। देखिए आपका यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चिल्ड्रंस पोएट किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए चिल्ड्रंस पोएट किसे कहा जाता है, जैसे यहां पर देखिए वाल्टर डिला मेयर था तो हमने इसको थोड़ा हाईलाइटेड में लिखे, आप लोग देख रहे होंगे कि वाल्टर डिला मेयर राइटर के नाम है तो इसको भी हमने हाईलाइटेड में लिखे। तो देखिए आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं मतलब आपका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो वाल्टर डिला मेयर जी के द्वारा लिखा गया, द पोएट इज वेल नोन, ये कवि जाने जाते हैं किसके लिए, चिल्ड्रंस पोएट, मतलब क्या, बच्चों के कवि। क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बच्चों के कवि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, वाल्टर डिला मेयर साहब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वाल्टर डिला मेयर। हमने याद भी कराए एपिटाफ मतलब ईटा, ढेला लेके मार, ईटा ढेला लेके मार, चलिए वो तो बात की बात है। तो दिस पोएट इज वेल नोन एज चिल्ड्रंस पोएट। आप इसे भी थोड़ा एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के माध्यम से आप इसे भी थोड़ा दर्शा सकते हैं। आप ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हाँ मुझे नॉलेज है। देखिए भाई आपको नॉलेज को दिखाना होगा, कहावत भी है ना, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप नॉलेज को नहीं दिखा रहे मतलब आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। अगर आप मार्क्स अपनी नॉलेज को नहीं दिखा रहे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये द पोएट इज वेल नोन एज चिल्ड्रंस पोएट, यानी ये कवि जाने जाते हैं पोएट यानी चिल्ड्रंस पोएट के रूप में। अब देखिए इस लाइन पे हम लोग चर्चा, ये तो हो गया 2 लाइन, ये यानी आपके नोटबुक में आपको 3 से 4 लाइन हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप ये हो गया कवि के बारे में। अब देखिए कवि के बारे में हमने चर्चा कर दिया, अब उस लाइन पे आते हैं तो आप लोग हो सकते हैं तो लाइन चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां से लाइन चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये बात जो हो रही है ये कवि इस लाइन पे हो रही है। हमने अभी ये बताया कि ये लाइन कहां से लिया गया, किसके द्वारा लिखा गया है। लेकिन अब हम लोग इस लाइन में क्या क्या विशेषता उसके, तो ही सेज वह कहते हैं, ही से। देखिए आप लोग थोड़ा देखिए गड़बड़ी कर देते हैं, बच्चा लिखता है ही, यहां पर लिख देता है से, नहीं होगा, ही है तो ही के साथ क्या लगेगा, से। ही सेड दैट, वह कहते हैं ब्यूटी की सुंदरता, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर। ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदरता। ब्यूटी डज नॉट लास्ट फॉरएवर, कि ब्यूटी जो है वो लास्ट फॉरएवर, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो हमेशा नहीं रहता है। डज नॉट लास्ट फॉरएवर। द लेडी, वह लेडी ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट की लेडी है, जो वेस्ट की लेडी है, जो वेस्ट की लेडी है, मे बी फीलिंग प्राउड नाउ, वह भी क्या प्राउड करती होगी, वह भी प्राउड करती होगी। फीलिंग मतलब क्या, वह भी एहसास जो है वो भी गर्वान्वित महसूस करती होगी। बट लेकिन सी टू वुड बी फॉरगेटेन, लेकिन उससे अब क्या जाएगा, भुलाया जा चुकेगा, उसे भुलाया जा चुकेगा। सी टू वुड बी फॉरगेटेन, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, सी टू वुड बी फॉरगेटेन, उसे भी भुलाया जा चुका होगा। आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है के बाद, आफ्टर का मतलब के बाद, आफ्टर हिज डेथ मतलब उनकी मृत्यु के बाद। किनकी मृत्यु के बाद मतलब क्या, यहां पर उनकी मृत्यु मतलब क्या, उस लेखक के कहने, आफ्टर हिज डेथ मतलब उनके मृत्यु के बाद। नोबडी विल रिमेंबर, कोई, नोबडी विल एवर टॉक अबाउट मतलब कोई बात भी नहीं करेगा, नोबडी विल एवर टॉक, कोई हमेशा बात भी नहीं करेगा, अबाउट द लेडी, उस लेडी के बारे में। तो वही कहा कि नोबडी विल एवर टॉक अबाउट द लेडी, उस लेडी के बारे में कोई बात भी नहीं करेगा, और ना ही नॉर, और ना ही विल रिमेंबर, और ना ही कोई क्या करेगा, याद करेगा। नो विल रिमेंबर हर, नो विल रिमेंबर हर, और ना ही कोई याद करेगा। तो देखिए बहुत ही सुंदर सी लाइन है कि आफ्टर हिज डेथ मतलब उस लेखक के मरने के बाद, आफ्टर हिज डेथ मरने, उन लेखक के मरने के बाद, नोबडी विल टॉक अबाउट, कोई बात भी नहीं करेगा। द लेडी,
उस लेडी के बारे में, nobody will ever talk about the lady, उस लेडी के बारे में कोई बात भी नहीं करेगा, no will remember, और कोई याद भी नहीं करेगा। so इसलिए the poet said, इसलिए कवि कहते हैं when I die, कि जब मैं मर जाऊंगा, crumble का मतलब होता है मर जाना, when I die who will remember, who will remember, who will remember, कभी क्या कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो कौन तुम्हें याद करेंगे। तो अंतिम में वही बात है, आप अपनी भावना में लिप्त हो जाइए। जब भी भाषा का पेपर देखें, यहाँ वही कह रहे हैं कि so इसलिए द पोएट से, इसलिए कवि कहते हैं when I die, कि जब मैं मर जाऊं, जब मैं मर जाऊं who will remember, who will remember। देखिए हमने यहाँ पे 2 बार लिखे हैं, जिसमें कि आप लोग इको साउंड हेलो 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 बोलते हैं ना, वही बोल रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा कौन याद करेगा, कौन याद करेगा, कौन याद करेगा। तो चलिए आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है, और इसी तरह से आपको हम एक जो है एग्जाम्पल प्रोज से भी देंगे। तो अभी हमने एक, देखिए लिखने का तरीका यही है भाई, लिखने का तरीका यही है। आप अगर ये देखिए, ये वीडियो को समझ गए होंगे तो आप प्रोज वाले वीडियो को भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज भर के लिए हम लोग इतना, हमने 8 मार्क्स, देखिए 8 मार्क्स, ये 4 मार्क्स का है मानते हैं, लेकिन इसी तरह से आप 4 मार्क्स और अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय।